गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फ्यू। उसमें हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। उनको हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली होते हैं, कुछ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म का हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दही बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए करते हैं, ब्रेड, केक, बेकिंग इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज़म का कमर्शियल यूज़ क्या होता है, अल्कोहल एंड वाइन बनाने के लिए होता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस से शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसका कमर्शियल यूज़ होता है। और हमने डिस्कस किया था कि मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को एज अ मेडिसिन भी हम यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी कैसे हुई? In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, mold penicillin was prepared. क्या हुआ था 1926 में? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे, वो जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, उनके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने देखा जिस प्लेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया थे, उस प्लेट में साइड में एक छोटे छोटे ग्रीन कलर के छोटे छोटे माउल्ड छाते जैसे स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गए हैं। उन्होंने देखा कि वो जो ग्रीन कलर के माउल्ड जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर हैं, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया को किल भी करते जा रहे हैं। तो इससे उन्होंने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ग्रीन माउल्ट जो है, वो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, जो बेकार वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इससे डिस्कवरी हुई एंटीबायोटिक्स की। Commonly known antibiotics, which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and used to cure a variety of disease. जो कॉमनली एंटीबायोटिक्स बनती है वो फंगी और बैक्टीरिया के यूज़ से बनती है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें चाहिए होता है, उसे वो ग्रो करते हैं, और जितनी भी जो डिसीज़ होती है उसको क्योर करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, जो भी बीमारियाँ होती है उसे ठीक करने के लिए ऐसी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक microbial infection in animals. They are used to control many plants disease. एंटीबायोटिक्स जो होती है वो लाइव स्टॉक, मतलब जो चारा होता है, गाय का चारा, उसमें मिलाया जाता है ताकि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को भी इन्फेक्शन से बचाया जा सके। साथ साथ में जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को जो डिसीज़ होती है, प्लांट्स को जो बीमारियां होती है, उनको रोकने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। It is important to remember that antibiotics should be taken only on advice of qualified doctor. ये हमें याद रखना चाहिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग हमें याद रखना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स, हमें कोई सी भी दवाई अपने मन से नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर, जो जाने माने डॉक्टर हैं उस फील्ड के, उनकी एडवाइस से ही हमें वो एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और जो डॉक्टर जितने भी दिन का कोर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है नॉर्मली, तो डॉक्टर 3 से 4 से 6 दिन की दवाइयाँ हमें प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो पूरा कोर्स होता है, वो पूरी दवाइयाँ हमें लेनी चाहिए। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जब हमारी तबीयत ठीक हो जाती है तब हम दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं, 2-3 दिन लेते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी दिन की वो जो दवाइयाँ होती है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों डॉक्टर की प्रिस्क्राइब करी हुई एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए और जब डॉक्टर जो डोसेज लिखे उसमें ही लेना चाहिए। तो इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन द फ्यूचर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप आपके मन से कोई दवाइयाँ ले लेंगे तो जब आप फ्यूचर में आपको उन दवाइयाँ की ज़रूरत पड़ेगी तब वो आपकी बॉडी पे असर ही नहीं करेगी। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और अगर हम अननेसेसरी जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, अगर एंटीबायोटिक्स हमें नहीं लेना चाहिए, अगर हम फिर भी लेते हैं तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी के जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमें हेल्प करते हैं उनको भी किल कर देती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू एज दिस आर कॉज्ड बाय वायरसेस। और एंटीबायोटिक्स जो होती है वो कोल्ड हमें जो सर्दी खांसी वगैरह होती है उसके लिए हम उस एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो वायरसेस जब हमारी बॉडी में आ जाते हैं उसकी वजह से लेते हैं, और वायरसेस को एंटीबायोटिक्स नहीं मार सकती। वैक्सीन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इट वैक्सीन। व्हाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन? ये बोल रही है कि जो इन्फेंट जो बच्चे होते हैं और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको वैक्सीन क्यों दी जाती है, उन्हें इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन किया जाता है वो क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर ये है, When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies. क्या जब डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जो होते हैं, जो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, जब वो हमारी बॉडी में आते हैं तब द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। तो हमारी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज़ मतलब हमारी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है उसको एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, टू फाइट द इन्वेडर। जो बाहर से जो आक्रमणकारी जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी में आते हैं, तो हमारी बॉडी अपने आप ही एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस करती है उनसे लड़ने के लिए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। और हमारी बॉडी इतनी अच्छी होती है कि उसे पता होता है कि अगर वापस से वो वाला बैक्टीरिया अंदर आएगा तो उसे कैसे उनसे लड़ना है, उनको हराना है। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। तो क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी उनको एक छोटे से उनको जो वीक माइक्रोब्स होते हैं, जो कमज़ोर जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें हमारी बॉडी में डाला जाता है। वैक्सीनेशन के टाइम जब हम बच्चे होते हैं तब बच्चों को भी बहुत सारे टीके लगते हैं, और जब चिल्ड्रन थोड़े बड़े हो जाते हैं तब भी बहुत सारे टीके लगते हैं। और कभी कोई इमरजेंसी कोई बीमारियां चलती है जैसे पोलियो वगैरह, तो वो भी बच्चों को उसकी वैक्सीनेशन दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है क्योंकि उनके अंदर जो कमज़ोर जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनके बॉडी में डाले जाते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, जो कि एक तरीके से उनको सिखाया जाता है, एंटीबॉडीज़ बनाती है हमारी बॉडी, और हमारी बॉडी सीख जाती है कि अगर वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आए तो उससे कैसे फ़ाइट करना है, उससे कैसे लड़ना है और उसे कैसे हराना है। और अगर वापस से वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आएगा तो जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनेगी तो वापस से भी वो उसे अगर वो वापस फ्यूचर में हमारी बॉडी में एंटर होता है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके उसे वापस से हरा देती है। इसी वजह से जब हम छोटे होते हैं तो हमें बहुत सारे टीके लगते हैं, जिससे जो वीक जो माइक्रोब होते हैं वो हमारी बॉडी में डाले जाते हैं, ताकि हमारी बॉडी सीख जाए कि उनसे उस डिसीज़ से कैसे लड़ना है, ताकि अगर फ्यूचर में हमें वो डिसीज़ होती है तो वो उनको उससे लड़के हमें उस डिसीज़ से बचा सकते हैं। इस तरीके से एक वैक्सीन वर्क करती है। This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be provided by vaccination. कुछ जो दिक्कतें होती है जैसे क्लोरा एक बीमारी होती है, बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, टीबी जो होती है, और स्मॉल पॉक्स जो होता है, और हेपेटाइटिस जो होता है,
स्मॉल पॉक्स जो छोटी माता जिसे बोलते हैं, तो ये वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये वाली जो भी डिसीज़ होती हैं, वो वैक्सीनेशन से ठीक करी जा सकती है। इसलिए बचपन में हमें इन सब के टीके लगते हैं ताकि ये बीमारी अगर हमारी बॉडी में एंटर हो तो हमारी बॉडी को पता हो कि उससे कैसे लड़ना है। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था वैक्सीन को फॉर स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी 1798 में एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर करी थी। In your childhood, you may have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases you may take help from your parents? जैसे हमें बचपन में बहुत सारे टीके लगे होते हैं, तो इसमें बोला है कि आप उसमें एक लिस्ट प्रिपेयर करिए कि कौन कौन से टीके आपको लगे हैं। आपके पेरेंट्स की इसमें आप हेल्प ले सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीज़। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन अ नियर बाय हॉस्पिटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, चिल्ड्रंस जो होते हैं, उनको इस डिसीज़ से हम बचाएं, इस बीमारी से हम बचाएं। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल्स। और जो भी वैक्सीन्स जो भी होती हैं वो जोन से भी हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन TV एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम चिल्ड्रन फ्रॉम पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रंस आर एक्चुअली अ वैक्सीन। हम सब ने एडवर्टीज़मेंट देखे हैं कि पोलियो की दो बूंद वाला एडवर्टीज़मेंट हम सब ने टीवी पे देखा है और न्यूज़पेपर में भी उसके बारे में पढ़ा है। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत जो प्रोग्राम जिसमें चिल्ड्रंस को वो 2 ड्रॉप्स ऑफ पोलियो ड्रॉप्स जो पिलाई जाती थी ताकि चिल्ड्रंस में एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो। पोलियो की जो दवाई है वो भी एक तरीके से वैक्सीन है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो स्मॉल पॉक्स जो बीमारी थी उसका वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में कैंपेन चलाया गया था जिसमें सबको वैक्सीन दी गई थी। और इससे ये जो पूरी बहुत सारे कंट्री पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में ये जो दिक्कत है स्मॉल पॉक्स की, जो बीमारी है स्मॉल पॉक्स की, वो पूरी तरीके से इरेडिकेट मतलब ख़त्म हो चुकी है। दिस डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीजेस। आजकल बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके ताकि जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं उनको बहुत सारे जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनसे बचाया जा सके। कुछ बैक्टीरिया इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब वैक्सीन वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की जो उपजता होती है, मिट्टी की उपजता होती है, वो बढ़ाते हैं। Some bacteria and blue green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन अलगाई होती है वो नाइट्रोजन, हमारी जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रहती है वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, मतलब नाइट्रोजन मिट्टी को देते हैं ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहे ताकि सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल हमारी जो है मिट्टी है उसकी उपजता बढ़े। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। और ये जो ऐसे माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। ब्लू ग्रीन अलगाई ये कुछ ऐसे दिखते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। Bhuju and Paheli has observed the school gardens making manure. Along with their friends, they collect waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit made for waste disposal. After some time, it is decomposed and get converted to manure. Bhuju and Paheli wanted to know how this could happen.
भूजू और पहेली जो हैं उन्होंने देखा कि उनके स्कूल के गार्डन में माइनर खाद जो है वो बन रही है। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स। उन्होंने क्या करा, जो भी आसपास जो भी गार्डन्स हैं और जो भी घर हैं वहाँ से उन्होंने जो प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं, वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं वो उन्होंने कलेक्ट किए। दे पुट दैम इन अ पिट मीट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। उन्होंने एक वेस्ट डिस्पोजल के बॉक्स में उन्होंने ये सब रखा। इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू माइनर। और कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू माइनर्स। और थोड़े दिनों बाद वो डिकम्पोज हुआ और वो काय में कन्वर्ट हो गया, माइनर्स में कन्वर्ट हो गया। खाद जो होती है खाद में कन्वर्ट हो गया। तो वो कैसे हुआ उसको जानने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 2.5। टेक 2 pots and fill each pot half with soil, mark them A and B, put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B, put the pots aside, observe them after 3 to 4 weeks। आपको क्या बोला है कि 2 pots लीजिए, छोटी छोटी आप कटोरी या फिर कुछ भी ले सकते हैं, आपको बड़े बड़े पॉट्स होते हैं वो भी ले सकते हैं। तो वो पॉट्स लीजिए, एक में मिट्टी डालिए और एक में दोनों में मिट्टी डालिए और उनको मार्क करिए A एंड B। फर्स्ट वाले जो A में है उसमें आपको क्या डालना है, जो प्लांट का जो वेस्ट होता है, जैसे जो वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं वो डालना है। और जो बी वाला पॉट है उसमें आपको पॉलीथीन बैग्स जो हैं, पॉलीथीन बैग्स जो आते हैं वो डालना है, जो कांच की बोतल के जो टुकड़े होते हैं वो डालना है, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज़, जो भी प्लास्टिक के टॉयज़ जो भी टूट जाते हैं, जो प्लास्टिक के खिलौने जो टूट जाते हैं उनके पार्टिकल्स भी आप उसमें डाल सकते हैं। और उसे रख दीजिए, दोनों पॉट्स को रख दीजिए और 3 से 4 वीक के बाद क्या आप उसे ऑब्ज़र्व करिए, उसे देखिए। आप क्या देखेंगे, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2 पॉट्स। जब आप ये करेंगे एक्टिविटी तब दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। जो ए वाले में जिसमें मिट्टी के साथ आपने वेजिटेबल्स के कचरे वगैरह डाले थे वो जो है वो डिकम्पोज हो चुके हैं। डिकम्पोज मतलब खाद में कन्वर्ट हो चुके हैं। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू माइनर्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। कैसे हुए कि माइक्रोब्स जो है, माइक्रोब्स की हेल्प से वो माइनर में कन्वर्ट हो चुके हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ने रिलीज़ किया है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, वो कन्वर्ट जो हो गए हैं वो प्लांट वापस से उन्हें यूज़ कर चुके हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो हम मिट्टी के साथ हम जो छिलके वगैरह डालते हैं उसमें माइक्रोब्स पैदा होते हैं, छोटे छोटे बिच्छू वगैरह, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं और वो उसे खा के एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट्स वापस से उन्हें यूज़ कर सकते हैं, खाद बना देते हैं वो। और खाद आपने देखा होगा कि आपके घर पर भी गमलों में थोड़ी थोड़ी खाद डाली जाती है। और फार्मिंग के लिए भी हमने भी पढ़ा कि खाद का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, मिट्टी की उपजता बढ़ाते हैं, जिससे हमारे जो प्लांट होते हैं वो और अच्छे उनको न्यूट्रिशन मिलता है और वो और अच्छे से ग्रो होते हैं। और जो बी वाला जो पॉट होगा उसमें क्या होगा, द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट डिड नॉट अंडरगो सच चेंज। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू माइनर्स। तो फर्स्ट वाला जो पॉट ए है उसमें तो हम देखेंगे कि उसकी खाद बन चुकी है, लेकिन जो सेकंड वाला पॉट होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो पॉलीथीन बैग्स हमने जैसे डाले थे वो वैसे ही पड़े रहेंगे, जो भी ग्लास हमने डाले थे, ब्रोकन टॉयज़ जो हमने डाले थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि माइक्रोब्स उस पर काम कर ही नहीं पाएंगे। You often see large amount of dead organic matters in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganism decompose dead organic waste
of plants and animal convert them into simple substances. The substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby green up the environment. तो ये जो हमारा टॉपिक था क्या था कि ग्रीनिंग द इन्वायरमेंट, कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास के वातावरण को ग्रीनर करते हैं, हेल्दी बनाते हैं. तो कैसे करते हैं वो ऐसा, हमने नॉर्मली नोटिस किया है कि जो छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं, जब वो ऐसे ही पड़े रहते हैं थोड़े दिन के बाद वो दिखना ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और वो उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिकम्पोज कर देते हैं ताकि जो सॉइल है उसका फर्दर यूज़ कर सके, वापस से उसको सॉइल यूज़ कर सके. और इस तरीके से जो स्मेली सब्सटेंस जिसमें बहुत गंदी बदबू आती है, जो डेड एनिमल्स होते हैं और जो डेड प्लांट्स होते हैं और जो वेजिटेबल्स वगैरह का एक सब कचरा होता है, ये सब को काय में कन्वर्ट कर देता है, खाद में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारी इन्वायरमेंट को और ग्रीनिंग करता है. ग्रीनिंग कैसे करता है, क्लीनिंग कैसे करता है हमारी की छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करके उसे मिट्टी में मिला के मिट्टी की उपजता भी बढ़ जाती है और वो जो पार्टिकल्स जो थे जिसमें स्मेल आती है वो भी हट जाते हैं. नाउ दिस टॉपिक इज़ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब हमने इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जो कि हम हमारे घर पर यूज़ करते थे, कर्ड, दही, केक वगैरह ये सब बनाने के लिए, और कमर्शियली हम उसका यूज़ करते थे वाइन और अल्कोहल बनाने के लिए. साथ में एंटीबायोटिक्स एज अ मेडिसिन्स भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. साथ साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इन्वायरमेंट है उसको भी क्लीन करते हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको भी क्लीन करते हैं. लेकिन हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं और कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं. Harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Microorganisms बहुत सारे तरीक़ों से हार्मफुल हो सकते हैं. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज़ इन ह्यूमन बींग्स. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें डिसीज़ बीमारियां पैदा करते हैं. प्लांट्स में बीमारियां पैदा करते हैं, साथ में एनिमल्स में भी करते हैं. सच डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथ्स एंड लेदर. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. वो हमें तो नुकसान पहुँचाते हैं, साथ में अपना हमारा जो खाना होता है उसको भी स्पॉइल कर देते हैं, बेकार कर देते हैं. हमारे क्लोथ जो हम नॉर्मली देखते हैं कि जो पुराने कपड़े होते हैं अगर हम उन्हें धोकर नहीं रखते और बहुत दिनों तक वो रखे रह जाते हैं तो जब हम उनको देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे होल्स आ जाते हैं. तो जो वो कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं. साथ में जो लेदर के जो आइटम्स होते हैं उनको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़राब कर देते हैं. तो इस हार्मफुल एक्टिविटीज़ जो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम. अब डिस्कस डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स में कौन कौन से पैथोजेंस जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिसीज़ पैदा करते हैं. पैथोजेंस एंटर्ड आवर बॉडी, उसके बारे में देखते हैं. पैथोजेंस एंटर्ड आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, हम यह नया टर्म हम यूज़ करेंगे पैथोजेंस जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमें बीमार करते हैं, वो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं. तो जो पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे आते हैं, दे एंटर, हम जब सांस लेते हैं तब वो हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं. जो पानी हम पीते हैं उससे हमारी बॉडी में, जो भी खाना हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी में वो नॉर्मली एंटर हो जाते हैं. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड थ्रू एन एनिमल.
और कैसे वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, अगर दे कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर किसी पर्सन को कोई तकलीफ़ है और अगर हम उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाते हैं, जैसे कोविड-19 जो है, अगर हम किसी भी पर्सन को कोविड पॉजिटिव है, अगर हम उनके कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो हमें भी ये बीमारी हो जाएगी। तो वैसे ही किसी पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ये बीमारी फैलती है। साथ साथ में कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जो कैरियर्स होते हैं, डिसीज़ कैरीज एनिमल, जो मक्खी होती है, मक्खियाँ जो होती है, मच्छर जो होते हैं, तो ये डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स अपने साथ में लेके घूमते हैं और वो हमें जो बीमारी होती है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। माइक्रोबियल डिसीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती है कि किसी पर्सन को कोई तकलीफ़ है, किसी पर्सन को कोई डिसीज़ है, कोई बीमारी है और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम जाते हैं और अगर कोई पानी वो पी रहा है और वही पानी हमने पी लिया, अगर वो खाना कोई खा रहा है तो वही खाना अगर हमने खा लिया, तो वो वाली तकलीफ़, वो वाली बीमारी हमें भी हो सकती है। तो ऐसी जो डिसीज़ होती हैं जो कि पर्सन के द्वारा हमें फैलती है, उसे कम्युनिकेबल डिसीज़ कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीज़ इंक्लूडिंग क्लोरा। एग्जाम्पल्स क्या हैं इन डिसीज़ के? क्लोरा, कॉमन कोल्ड जो नॉर्मल सर्दी खांसी होती है वो, चिकन पॉक्स जो बीमारी है वो, और ट्यूबरक्लोसिस जब होता है तो तब हमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि आपको घर में रहना चाहिए, ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में ना आए, ये हमें सजेस्ट किया जाता है। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आएंगे तो हो सकता है कि जो हमारे अंदर जो जर्म्स है, हमारे अंदर जो पैथोजेंस है, वो उनकी बॉडी में भी चले जाएं। When a person suffering from common cold sneeze find droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air, the viruses may enter the body of healthy person while breathing. नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी पर्सन को कोल्ड का सर्दी खांसी है, अगर वो छींकता है या खांसता है तो क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो निकलते हैं उनके मुंह से या फिर उनकी नाक से और वो एयर में फैल जाते हैं, वो वातावरण में फैल जाते हैं और जिसकी वजह से जो भी वायरसेस जो होते हैं और ड्रॉपलेट्स में वो पूरी एयर में फैल जाते हैं और अगर कोई हेल्दी पर्सन उस वक्त सांस लेता है तो वो उसकी बॉडी में वो चले जाते हैं। और जब हम सांस लेते हैं और वो जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आ गए हैं तो वो हमें भी बीमार बना देते हैं। तो भूजू जो है आपकी बुक में वो क्वेश्चन करता है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट दिस स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आके हमें हो जाती है, तो उसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो डिसीज़ हमें ना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? पहेली उसका आंसर करती है, वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन अ नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। हमें जब भी छींक आ रही है या फिर हमें खांसी आ रही है तो हमें हमारे मुंह पर हैंकरचीफ रखना चाहिए, जो रुमाल होता है उससे हमारा मुंह हमें कवर कर लेना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट में हमें नहीं आना चाहिए, उससे दूर ही एक मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए। तभी हमें बोला जा रहा है ये सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, लॉकडाउन कर रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास में इकट्ठे ना हो, एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए, ताकि जो कोविड-19 जो है वो फैले ना। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. अब हम किसी पर्सन से दूर रह के हम अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ एनिमल्स भी और कुछ इंसेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जो बीमारी के कैरियर्स एज अ कैरियर्स की बीमारी को फैलाते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर्स। जो मक्खी जो होती है वो कैरियर्स होती है बहुत सारे जर्म्स की, बहुत सारे पैथोजेंस की, इसलिए हमें बोला जाता है कि हमें हमारे खाने को ढक कर रखना चाहिए, मक्खी को नहीं बैठने देना चाहिए। द फ्लाई सेट ऑन अ गार्बेज एंड एनिमल extract pathogens stick to their bodies. When their flies sit on uncovered food they may ट्रांसफ़र द पैथोजेंस। तो ये कैसे काम करते हैं कि जो मक्खी जो होती है वो जो बेकार सा कचरा होता है, मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं उन पे बैठती है और फिर वो हमारे जो अनकवर खाना होता है उस पर बैठती है, तो जो भी पैथोजेंस उनकी बॉडी पे चिपक जाता है जब वो बेकार खाने पे या फिर बेकार
एनिमल्स या प्लांट्स पर बैठी होती हैं वो, और जब वो हमारी खाने में बैठती है तो वो पैथोजेंस हमारी खाने में आ जाते हैं, जिससे जो डिसीज़ कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं वो हमारी खाने में आ जाते हैं और हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। हाउएवर whoever eats the contaminated food is likely to get sick, और जो भी वो खाना खाता है वो मोस्ट पॉसिबली बीमार पड़ सकता है। सो इट इज़ एडवाइसेबल टू आंसर ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि हमें हमारे खाने को कवर करके रखना चाहिए, हमें हमारे पानी को भी कवर करके रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड अनदर और हमें क्या करना चाहिए, जो भी अनकवर्ड खाना जो होता है, जिसमें ढका खाना नहीं होता है, उसे खाना अवॉइड करना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर्स इज़ अ फीमेल एन्फोसिस मॉस्किटो। अनदर एग्जाम्पल क्या है कैरियर्स के, फीमेल एनाफोसिस मॉस्किटो जो होते हैं, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जिससे हमें मलेरिया हो सकता है। वो मलेरिया के पैरासाइट अपनी बॉडी में रहते हैं एनाफोसिस मॉस्किटो के, और जब वो हमें काटती है तब हमारी बॉडी में भी हमें मलेरिया हो सकता है। फीमेल एडीज़, फीमेल जो होते हैं उनको एडीज़ बोलती, फीमेल एडीज़ जो होती हैं मॉस्किटो के, वो डेंगू वायरस अपने अंदर कैरी करती है, और अगर वो हमें काटती है तो हमें डेंगू भी हो जाता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, तो ये जो मलेरिया और डेंगू जो बीमारियां हैं उससे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हमें ये बीमारी ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। टीचर हमें हमेशा कहती है कि कभी भी हमें पानी कहीं पर भी जमा नहीं होने देना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है, ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, क्योंकि जो मॉस्किटो होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो काय में पनपते हैं, पानी में पनपते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which helps to avoid the spread of malaria. हम क्या कर सकते हैं, मच्छर जो है वो पानी में पनपते हैं, इसी वजह से हम पानी को कलेक्ट ही ना होने दें, कहीं ठहरे हुए पानी में पनपते हैं, तो हम पानी को कहीं ठहरने ही ना दें, ये हमें इंश्योर करना चाहिए। कहीं पर भी वाटर कलेक्टर, जैसे हमारे कूलर में पानी भर जाता है तो उसको हटा देना चाहिए, कूलर को साफ़ करना चाहिए। टायर्स जो होता है, टायर्स में पानी इकट्ठा होता है तो टायर्स में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। फ्लावर पॉट जो होते हैं उसमें भी पानी होता है तो उसमें भी मच्छर पनप सकते हैं। तो जो भी जगह, ये इमेज में भी आपको बहुत सारी जगह से दे रखी है, बकेट, किड्स के जो टॉयज़ होते हैं, और जो फ्लावर पॉट जो होता है, पैक्ड जिसमें खाना खाते हैं, वो वाली जो डिशेस होती है, ओपन ट्रैश कैंस में भी थोड़ा अगर पानी भर जाता है तो उसमें भी मच्छर पनप जाते हैं। तो ऐसी जगह पर हमें पानी भरने से रोकना चाहिए ताकि मच्छर ना पनप सके। तो हमें क्या करना चाहिए कि मॉस्किटोज़ एग ही ना दे पाए, मॉस्किटोज़ प्रोड्यूस ही ना हो पाए। इसकी वजह से हमें पूरे वीक में कम से कम एक बार जो भी जहाँ पर भी पानी भर जाता है वो पूरा पानी को खाली कर देना चाहिए, और ऐसी चीज़ है जिसमें पानी भर जाता है और जो अननेसेसरी है तो उसे हमें फेंक देना चाहिए, हमारी जगह से हटा देना चाहिए, ताकि हम मलेरिया और जो डेंगू जैसे डिसीज़ से बच सकें। ये वाले सेशन में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। अगले सेशन में हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स में डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं और प्लांट्स में जो डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ये सब, और हम हमारे फूड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।